मैं कॉपी पेस्ट करूँगा बट आई विल यूज़ स्मॉल फ्रेजेस, 5 to 10 वर्ड्स के फ्रेजेस हमें यूज़ करने हैं ताकि सिस्टम रिकग्नाइज ना करे हमारे आंसर को। तो होता क्या है अक्सर, अगर हमें ऐसे डबल कॉमास मिलते हैं, रिसर्च के बाद एक कॉमा है, एक यहाँ एक कॉमा है, आप इस पूरी इन डबल कॉमास के बीच की वर्डिंग को डिलीट कर दो। प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं होती है, दे से स्टार्टिंग नहीं होने वाली, दस कंक्लूडिंग वर्ड है इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, हावेवर लिंकिंग वर्ड है इससे भी स्टार्टिंग नहीं होगी। लाइव स्टॉक ये बचा, कोई भी और फॉर्म नहीं लगा सकते वर्ब की। ये जो टर्म्स इन्वेंटेड, हेल्ड, पोजेस्ड, ऑक्यूपाइड लगा हुआ है, अनअर्थ्स भी नहीं लगा सकते। V1 आ सकता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वेलकम बैक गाइस, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर मैं एक रीडिंग का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा। आई विल शो यू मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस को, टाइम कैसे मैनेज करना है आपको, समराइज रिटर्न जो कि रीडिंग में कंट्रीब्यूट करता है उसे कैसे सॉल्व करेंगे रियल एग्जाम में, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। For today's mock test, I'll be using this website. Let's hit the mock test section. Then the section wise test. Let's start the first one. Okay, so these are the questions जो हमारे पास आने वाले हैं. First will be summarize written text, fill in the blanks, MCQs. MCQs वगैरह मैं सॉल्व नहीं करने वाला, हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे. So let's start. माइक की यहाँ ज़रूरत नहीं है. Next. So this is summarize written text. एग्ज़ाम में हम इसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं भी सिर्फ यहाँ लिखने ही वाला हूँ. हमारे पास 10 मिनट्स होते हैं इसको फिनिश करने के लिए. सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा बट आई विल यूज़ स्मॉल फ्रेजेस, 5 to 10 वर्ड्स के फ्रेजेस हमें यूज़ करने हैं ताकि सिस्टम रिकग्नाइज ना करे हमारे आंसर को. मैं ये लाइन यूज़ करने वाला हूँ. अ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इज़ अनफोल्डिंग. A technological revolution is unfolding, comma, and इसके बाद next phrase यूज़ करते हैं, and India's rural population have grappled with limited access to health care. आपको सिर्फ 5 to 10 वर्ड के फ्रेजेस पिक करने हैं, पूरी की पूरी लाइन पिक करने की ज़रूरत नहीं है. India's rural populations have grappled with limited access to healthcare facilities, which means that ये next linking word है, which means that these workers are upskilled, enabling them to provide better care, which means that these workers are upskilled, enabling them to provide better care. So next line, it is a new era of health equity and accessibility. It is a new era of health equity and accessibility, but regular checkups. आपको पूरी लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीच में से वर्ड्स कट भी कर सकते हो, जैसे मैंने वर्चुअल कट किया. रेगुलर चेकअप्स एंड मॉनिटरिंग हैव मेड इट ईजियर for patients. So हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, बट भी हमने यूज़ कर लिया. Yet the advent of telemedicine is turning the tide. Advent of telemedicine is turning the tide. Then I'll use because patients in remote areas can now connect with doctors and specialists. Patients in remote areas can now connect with doctors and specialists.
73 वर्ड्स हो गए, मैक्सिमम हम 75 वर्ड लिख सकते हैं। बस इसे यहाँ सबमिट करेंगे, फुल स्टॉप। नाउ ये तो बेसिक मेथड है बिल्कुल कि हम छोटे फ्रेजेस पिक कर रहे हैं और छोटे फ्रेजेस को हमने लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इसमें एक स्टेप आप और क्या फॉलो कर सकते हो कि कुछ बेसिक सिनोनिम्स आप यूज़ कर लो। सिनोनिम फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की जगह चेंज लिख दो आप। अ टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ अनफोल्डिंग। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशंस हैव ग्रैपल्ड विद पुअर एक्सेस, लिमिटेड को पुअर लिख दिया मैंने। These workers are upskilled, enabling them to provide better care, enabling them to provide की जगह give use कर लिया। And a new era, a new period of health equity and accessibility, but regular checkups and monitoring, checkup की जगह care, monitoring की जगह care use कर लिया, have made it easier, better, yet the advent of telemedicine, advent मतलब beginning basically, beginning of telemedicine is turning the tide because patients in remote areas, remote को मैंने rural लिख दिया, can now connect with doctors and specialists। ठीक है, थोड़े से सिनोनिम आप यूज़ कर लो बेसिक से, कोई एडवांस्ड वोकैब आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। 5 to 10 वर्ड्स के फ्रेजेस पिक करो। अगर आप पूरी लाइन पिक करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, उसके आइडेंटिफाई होने के चांसेस होंगे। आप 5 to 10 वर्ड्स के फ्रेज पिक करो, दैट्स इट। इसे किया हमने सबमिट। 2 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, समराइज रिटन टेक्स्ट के। इसमें मैं कॉपी पेस्ट मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए। लिटरेचर की जगह मैं बुक्स लिख देता हूँ। आई थिंक कॉपी पेस्ट शायद हो नहीं पाएगा। सो बुक्स आर अ टाइमलेस ट्रेजर ट्रोव ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। अब ये फर्स्ट लाइन बहुत छोटी सी लाइन थी। लिटरेचर की जगह मैंने बुक यूज़ कर लिया। ह्यूमन इमेजिनेशन ये बीच का कट कर दिया वर्डिंग, एक्सप्रेशन एंड इमेजिनेशन में से एक्सप्रेशन और एंड कट कर दिया, कॉमा एंड नेक्स्ट है लिटरेरी वर्क्स हैव द पावर टू ट्रांसेंड टाइम एंड प्लेस। ये लिटरेरी वर्क्स हैव द पावर टू ट्रांसेंड टाइम एंड प्लेस। So it is important to find solace and inspiration in the beauty of words। ये लिख देते हैं। It is important, ये थोड़ी सी वर्डिंग मैंने खुद से ऐड की। To find, यहाँ से कॉपी, to find solace and inspiration in the beauty of वर्ड्स। मेक श्योर करो कि स्पेलिंग्स आपके करेक्ट हों, विच मीन्स दैट love, ambition and power have ensured his enduring legacy in the world. That love, ambition and power have ensured his enduring legacy in the world of literature, but let's embark on a journey to explore the rich tapestry। Let's embark मतलब start with the journey to explore the rich tapestry। 62 वर्ड्स हो गए। आप चाहो तो यहीं सबमिट कर सकते हो, फुल स्टॉप। तो हमने छोटे फ्रेजेस यूज़ किए, बीच में थोड़ा बहुत वर्डिंग हमने चेंज कर दिया, सिनोनिम्स यूज़ कर लिया हमने बेसिकली।
देन नेक्स्ट है रीडिंग. द रॉयल जियोलॉजिकल सोसाइटी रिसेंटली डैश एन ऑनररी फेलोशिप. रॉयल जियोलॉजिकल सोसाइटी ने अभी अभी ऑनररी फेलोशिप दी है, प्रोवाइड की है, एंडाउड किया है, ये सिनोनिम्स होते हैं, या फेलोशिप अवार्ड की है किसे, एक प्रेस्टिजियस सेरेमनी में डॉक्टर एलिजा को, उन साइंटिस्ट को. डॉक्टर एलिजा मॉन्टगोमेरी हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, उनको रिकग्नाइज किया गया है उनके वर्क के लिए, और ये वर्क उन्होंने किया है क्लाइमेट चेंज रिसर्च के ऊपर, कॉमा डैश हर स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन ग्लोबल वेदर पैटर्न, पर्टिकुलरली, प्राइमरली, एक्सट्रीमली और कम्प्लीटली. अब ये अक्सर कॉमा के बाद ऐसे ब्लैंक होता है तो आईएनजी या ईडी या फिर एलवाई वाले वर्ड्स आते हैं. इनमें से दो ऑप्शन बनेगा कि ख़ास तौर पे उन्होंने कहाँ काम किया है, प्राइमरली या पर्टिकुलरली, कि उनको रिकग्नाइज़ किया गया है, उनको अवार्ड मिला है उनकी रिसर्च के लिए जो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया है. ख़ास तौर पे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया है, डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वेदर पैटर्न के ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया है. प्राइमरली या पर्टिकुलरली, इन दोनों में से ही कन्फ्यूजन होगा. दोनों का मतलब यही होता है कि मेनली उन्होंने इस एरिया में ज़्यादा रिसर्च किया. प्राइमरली का मतलब होता है, प्राइमरली हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही चीज़ कंसिडरेशन में होती है कि मेरा प्राइमरी टारगेट ये है. और पर्टिकुलरली आप तब यूज़ करते हो कि मैं इन सबको टारगेट कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे इसे टारगेट कर रहा हूँ. जब एक बड़ी कैटेगरी में से एक छोटी कैटेगरी को अलग किया जाता है तब आप पर्टिकुलरली यूज़ करते हो. प्राइमरली का मतलब ये होता है कि कंसिडरेशन में एक ही कैटेगरी है, कि मेरा प्राइमरी फोकस ही यही है, मैं बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा. तो इसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था, क्लाइमेट चेंज रिसर्च ये कर रही थी, उसमें से ख़ास तौर पे वो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर कंसिडरेशन था उसका मेन. यहाँ पर्टिकुलरली टर्म राइट होगा. पर्टिकुलरली हर स्टडीज़ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन ग्लोबल वेदर पैटर्न. डॉक्टर मॉन्टगोमेरीज वर्क हैज़ सिग्निफिकेंटली एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. इनकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पता चला है. उनकी जो रिसर्च है जिसमें उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस और फील्ड डेटा को यूज़ किया है, विच एम्प्लॉयज़ बोथ सैटेलाइट डेटा एंड फील्ड इमेजरी. शेड लाइट, वो लाइट डालती है, यही ऑप्शन बन सकता है एक. शेड के अलग अलग वर्ड्स इन लोगों ने दे दिए. अब इसमें आप कैसे समझ सकते हो कौन सा ऑप्शन आएगा. तो होता क्या है, अक्सर अगर हमें ऐसे डबल कॉमास मिलते हैं, रिसर्च के बाद एक कॉमा है, एक यहाँ एक कॉमा है, आप इस पूरी इन डबल कॉमास के बीच की वर्डिंग को डिलीट कर दो. ये पूरा आपने कट किया. अब इसको अज्यूम करके देखो, हर रिसर्च डैश लाइट. अब ये आंसर ऐसे बनेगा, हर रिसर्च इज़ शेड लाइट, हर रिसर्च शेडिंग लाइट, बट शेडिंग अकेला बनेगा नहीं, हर रिसर्च इज़ शेडिंग लाइट ऐसे बनना चाहिए था. हेल्पिंग वर्ब इज़ भी लगा होना चाहिए था इसके साथ में, इज़ यहाँ गिवन नहीं है. हर रिसर्च इज़ शेडिंग लाइट, हर रिसर्च इज़ शेड बनेगा नहीं, शेडिंग आना चाहिए था. यहाँ बनेगा हर रिसर्च हैज़ शेड लाइट ऑन, उनकी रिसर्च ने लाइट फेंकी है इस चीज़ के ऊपर. एंड आगे है, हर डैश टू एनवायरमेंटल एजुकेशन हैज़ ऑल्सो लेड हर टू मेंटोर. हर उनका जो उनकी जो उन कमिटमेंट है एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेके, उसकी वजह से उन्होंने कई सारे साइंटिस्ट को मेंटोर किया. हर कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल एजुकेशन हैज़ ऑल्सो लेड हर टू मेंटोर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट, emphasizing the importance of suitable practices, sustainable practices. As she accepted her fellowship, डॉक्टर मॉन्टगोमेरी स्ट्रेस्ड द, जब वो अवार्ड ले रही थी तो उन्होंने स्ट्रेस किया द नीड ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज. उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है. शी स्ट्रेस्ड द नीड, द इम्पॉर्टेंस, द अर्जेंसी, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम क्लाइमेट चेंज को ठीक करें. द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग, ये आंसर्स बनेंगे. नेक्स्ट, अ सीक्रेट फार्म इन साउथ अफ्रीका इज़ डैश टू 2000 वाइट राइनोज. एक सीक्रेट फार्म है साउथ अफ्रीका में जहाँ 2000 राइनोज रहते हैं. सो दैट फार्म इज़ होम टू. ये फार्म घर है उन राइनोज का, इकोसिस्टम नहीं है ये फार्म.
रिजर्व नहीं है, ये उनका घर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है राइनोस का। ये फार्म रिसेंटली अफ्रीकन पार्क्स इस कंपनी ने खरीद लिया एंड डैश देम टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स अक्रॉस अफ्रीका। और इसका पर्पस क्या है? टू रीवाइल्ड द राइनोज एंड, और क्या करेंगे? डैश देम, डिटैच देम, उनको उनके घरों से डिटैच कर देंगे, एक्सपेल बाहर निकाल देंगे, रीस्टोर कर देंगे, विदड्रॉ मतलब बाहर ले आएंगे। तो ऑब्वियसली एक चैरिटी, पॉजिटिव वर्ड हमें यहाँ लगाना है, एक चैरिटी ने वो फार्म खरीदा है और वो क्या करने वाले हैं? उन राइनोस को उनके घर पे वापस भेजने वाले हैं जहाँ वो रहते थे, जहाँ उन्हें कलेक्ट करके एक जगह पे रखा हुआ था फार्म में। उस फार्म को एक कंपनी ने बाय कर लिया। अब वो कंपनी क्या करेगी? उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में भेजेगी, रीस्टोर करेगी। दोबारा से वहीं भेज देना इज़ रीस्टोर करना, एंड रीस्टोर देम टू देयर नेचुरल हैबिटेट। द फार्म वॉज फाउंडेड बाय जॉन ह्यूम हु वांटेड टू डैश राइनोज एंड सेल देयर हॉर्न्स। ये फार्म किसने शुरू किया? इट वॉज फाउंडेड बाय जॉन ह्यूम हु वांटेड टू, जो चाहते थे राइनोज को डैश, जो चाहते थे राइनोज को, हु वांटेड टू कोवेट, ब्रीड, डिसगाइज और डिसमेंटल। डिसमेंटल होता है किसी चीज़ को ओपन करके रख देना। जैसे कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन गन है, आपने उसे डिसमेंटल कर दिया, लाइक उसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए। तो ये जब फार्म बना था, जॉन ह्यूम ने बनाया था, उनका मेन पर्पस क्या था? उनके हॉर्न्स को बेचना और उन्हें ब्रीड कराना ताकि नए राइनोज प्रोड्यूस हों और फिर उनको भी फर्दर हम यूज़ कर पाएँ किस चीज़ में? उनके हॉर्न्स को हम सेल कर पाएँ, मेडिसिन बना पाएँ उनसे। तो दे वांटेड टू ब्रीड, वो चाहते थे यार बहुत सारे राइनोज हो जाएं और उनके हॉर्न्स को हम बेचें, बट रैन आउट ऑफ मनी। फाइनली उनके पास उस फार्म को चलाने के पैसे नहीं बचे। अफ्रीकन पार्क्स इस कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। पोचिंग इज़ ड्रिवन बाय द डिमांड फॉर राइनो हॉर्न्स इन सम पार्ट्स ऑफ एशिया। पोचिंग मतलब किलिंग बेसिकली। राइनोज को मारा जाता है क्योंकि उनके जो हॉर्न है वो एशिया जैसी कॉन्टिनेंट्स में चाहिए होते हैं मेडिसिन के लिए, और एक स्टेटस सिंबल भी है ये। द चैरिटी होप्स टू ट्रांसफ़र ऑल द राइनोज डैश टू द फार्म। चैरिटी उम्मीद कर रही है कि वो ट्रांसफ़र कर पाएगी सभी राइनोज को डैश द फार्म। द चैरिटी होप्स टू ट्रांसफ़र ऑल द राइनोज बैक टू द फार्म टू सिक्योर एंड सस्टेनेबल लोकेशन फॉर द नेक्स्ट 10 years। नहीं, बैक टू नहीं आएगा, आगे वर्डिंग अलग है। चैरिटी को उम्मीद है कि वो ट्रांसफ़र कर देगी सभी राइनोज को फ्रॉम द फार्म। ये फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखो। चैरिटी को उम्मीद है कि वो ट्रांसफ़र कर देगी राइनोज को, कहाँ से? फार्म से, फ्रॉम फार्म टू सिक्योर लोकेशन, फ्रॉम डैश टू डैश, यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र कर देंगी। तो फ्रॉम डैश टू डैश का कॉम्बिनेशन था, फ्रॉम फार्म टू सिक्योर लोकेशन। दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस एनिमल री वाइल्डिंग प्रोजेक्ट्स एवर हैपेंड, एवर अकर्ड, एवर टेकन प्लेस। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हुआ है। दैट बाईपास्ड, अंडरटेकन, ओवर एस्टिमेटेड, एमिग्रेटेड। एमिग्रेटेड मतलब बाहर भेजना। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो किसी ने लिया है अब तक। अंडरटेकन का मतलब होता है प्रोजेक्ट लेना, कि ये काम मैं करूँगा। बाईपास करना इस घुमा के कहीं और से भेज देना, दैट्स बाईपास। ओवर एस्टिमेट कर देना। अंडरटेकन इज जिम्मेदारी लेना। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो किसी ने लिया है। देन नेक्स्ट, द फोकस ऑफ द स्टडी पिवट्स टू द हार्ट ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज। द फोकस ऑफ दिस स्टडी, इस पूरी स्टडी का जो मेन फोकस है वो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। इन 2 मेजर सिटीज़, 2 सिटीज़ में एक पायलट प्रोग्राम, एक डेमो प्रोग्राम या डमी प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स को अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में लगा सकें। अ पायलट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड या फिर इंट्रोड्यूस्ड। द स्टडी ऑब्जर्व दिस इंटीग्रेशन अफेक्टेड ट्रैफिक फ्लो। स्टडी ने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए हैं उसकी वजह से ट्रैफिक फ़्लो चेंज हो गया।
पॉल्यूशन लेवल्स एंड द अर्बन, और पॉल्यूशन लेवल भी चेंज हुए हैं, अर्बन लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया। द पार्टिसिपेटिंग सिटी सो अ मार्क डिक्रीज, कार यूजेज कम होगी स्कूटर्स के आने की वजह से। डैश देयर वॉज अ नोटेबल रिडक्शन इन नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन, और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो गया। नेवरदलेस टोटली एडिशनली फर्स्टली, देखो फर्स्टली हम तब अप्लाई कर सकते हैं अगर आगे यहाँ कहीं सेकेंडली थर्डली ये ऑप्शंस भी दिए हों, वो यहाँ कहीं गिवन नहीं है। नेवरदलेस का मतलब होता है हावेवर, लेकिन नेगेटिव बात बताने के लिए होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। पीछे ये लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि कार का यूजेज कम हो गया, आगे भी पॉजिटिव बात कर रहे हैं पॉल्यूशन कम हो गया, तो ऑपोजिट बातें तो हो ही नहीं रही, सेम बातें हो रही हैं। एडिशनली जब सेम बातें होती हैं, एक पॉइंट पहले दिया उसी के रिस्पेक्ट में सेकंड पॉइंट जब हम दे रहे हैं तो हम एडिशनली, मोर ओवर, फर्दर मोर ये सब लगाते हैं। द स्टडी नेम्ड अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया, अर्बन मोबिलिटी। इसका मेन काम क्या है कि कैसे स्मॉल स्केल ट्रांसपोर्ट कुड सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द डैश ऑफ सिटी लाइफ, कि ये चीज़ देखना, ये चीज़ समझना इस प्रोजेक्ट का काम है कि कैसे जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे बाईसाइकिल हो गया, स्कूटर्स हो गया, बाइक हो गए, ये कैसे बदल सकते हैं। ऑल्टर मतलब बदलना, सिटी लाइफ को, द वर्किंग ऑफ सिटी लाइफ, सिटी लाइफ के चलने को कैसे चेंज कर सकते हैं। सिटी लाइफ के वर्किंग वर्ड यहाँ बिल्कुल फिट हो सकता है। ऑप्शन है आर्किटेक्चर, डायनामिक्स, बाउंड्रीज, एंगेजमेंट। देखो ट्रांसपोर्टेशन छोटे आने से सिटी का आर्किटेक्चर चेंज नहीं होगा। आर्किटेक्चर का मतलब बिल्डिंग्स, वो तो वहीं के वहीं रहेंगी। क्या सिटी की बाउंड्री चेंज हो जाएगी अगर हम स्कूटर्स ले आएंगे? सिटी बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? नहीं, बाउंड्रीज तो तब भी उतनी है। एंगेजमेंट चेंज हो जाएगी। डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। सिटी की मूवमेंट ज़रूर चेंज हो जाएगी। पहले लोग कार पे जाते थे, अब लोग स्कूटर पे जा रहे हैं। ट्रैफिक कम हो गया, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, तो सिटी की मूवमेंट ज़रूर चेंज हो गई है। डायनामिक्स। द रिजल्ट इंडिकेटेड नॉट ओनली अ पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बट ऑल्सो अ चेंज इन द सोशल फैब्रिक ऑफ अर्बन कम्युनिटीज़। और ये जो रिजल्ट्स हमने निकाले हैं इसके, इस स्टडी के, इससे क्या पता चलता है कि एनवायरनमेंट पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ही है, लेकिन अर्बन कम्युनिटी की जो सोशल फैब्रिक है, लोगों की जो लाइफ है, उसमें भी चेंज आया है। डैश अ मोर कनेक्टेड एंड एक्सेसिबल सिटी एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से सरपासिंग मतलब आगे निकल जाना, कॉम्प्लिकेटिंग इज़ कॉम्प्लेक्स कर देना, फोस्टरिंग इज़ बढ़ावा देना, एडमिटिंग इज़ मान लेना। यहाँ से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आगे देखो क्या एग्जांपल है। एक कनेक्टेड और एक्सेसिबल सिटी एनवायरनमेंट, कि इससे फ़ायदा हुआ एनवायरनमेंट को, सिटी के लोगों को भी। एक कनेक्टेड और एक्सेसिबल सिटी एनवायरनमेंट हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है सिटी एनवायरनमेंट को, नहीं, फिर तो वो नुकसान हो गया। हम तो पॉजिटिव बता रहे हैं, हमने सरपास, हमने आगे निकाल दिया है, हमने माना है नहीं। फोस्टरिंग का मतलब है बढ़ावा देना। एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा हुआ है, लोगों को भी फ़ायदा हुआ है, इसने बढ़ावा दिया है फोस्टरिंग एक कनेक्टेड एंड एक्सेसिबल सिटी एनवायरनमेंट, एक इंटरकनेक्टेड और जहाँ आप पहुँच सको ऐसे सिटी एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया है। अगर ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा, आप पहुँच ही नहीं पाओगे सिटी के दूसरे एंड पे। देन नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आई थिंक कम रहेगा। हम सीधा यहीं आते हैं। प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब, इन सब की हेल्प से हम सोशल इंटरेक्शन कर पाते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन सब से हो पाती है। डैश दे ऑल्सो पोज रिस्क सच एज साइबर बुलिंग, कि इनके फ़ायदे तो हैं, लेकिन के लिए यहाँ टर्म लग सकती है हावेवर, नेवरदलेस। देखो हावेवर गिवन है यहाँ, हावेवर, नेवरदलेस ये टर्म आती है कि लेकिन इनके कुछ नेगेटिव भी हैं, जैसे साइबर बुलिंग हो गया, एक्सपोजर टू डैश कंटेंट। कौन से कंटेंट के संपर्क में या कांटेक्ट में बच्चे आ जाते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है तो? हार्मफुल कंटेंट, डेंजरस कंटेंट और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट जो सही नहीं है, ऐसे कंटेंट को लेके भी एक्सपोजर होता है उनका, इनएप्रोप्रिएट, और इसका हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है।
द प्रेशर टू मेंटेन अ सर्टेन इमेज ऑनलाइन एंड द कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स। जब आप सोशल मीडिया पे होते हो, आप दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हो, उन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी की फीलिंग्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हो सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया कैन ऑल्सो डैश सपोर्ट नेटवर्क्स, एजुकेशनल कॉन्टेंट। सोशल मीडिया कैन ऑल्सो स्प्रेड, सोशल मीडिया से नेटवर्क्स स्प्रेड होते हैं, एजुकेशनल कंटेंट को सपोर्ट मिलता है। यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। सोशल मीडिया कैन ऑल्सो वैलिडेट, सब्सक्राइब, ट्रिगर, प्रोवाइड। सोशल मीडिया एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, ट्रिगर नहीं करता। वो ट्रिगर इज़ लाइक बटन प्रेस किया और उसकी वजह से कोई नेगेटिव एक्शन हो गया, उसे ट्रिगर बोलते हैं यूजुअली। सोशल मीडिया एजुकेशनल कंटेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है हमें। द चैलेंज लाइज इन अचीविंग ए बैलेंस। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। चैलेंज क्या है कि आपको एक बैलेंस अचीव करना है। पॉजिटिव चीज़ें भी अपनाओ, नेगेटिव को थोड़ा दूर रखो। डैश सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़। चैलेंज किस चीज़ में है कि हमें एक बैलेंस अचीव करना है और हमें एक सेफ यूज़ को, रिस्पॉन्सिबल यूज़ को डेलीगेट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वोट करना है, प्रमोट करना है। हमें सेफ यूज़ को बढ़ावा देना है, प्रमोटिंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स could be transformative and particularly for small holder farmers in developing countries. ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनमें पानी अगर कम भी है तो तब भी ग्रो करेंगी। तो ऐसी क्रॉप्स छोटे फार्मर्स के लिए बड़ी अच्छी हैं, जो लोग पानी अफोर्ड नहीं कर सकते, या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ रिसोर्सेज कम है, वहाँ ये क्रॉप्स बहुत अच्छी हैं। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से इन्हीं के ऊपर सबसे पहले असर पड़ता है। बाय डैश दीज क्रॉप्स, अगर हम इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बाय ग्रोइंग दीज क्रॉप्स, बाय प्लांटिंग दीज क्रॉप्स, ऐसा वर्ड आएगा कोई, बाय कल्टीवेटिंग या हार्वेस्टिंग, ये टर्म्स लग सकती थी। बाय कल्टीवेटिंग का मतलब ग्रो करने से होता है। बाय कल्टीवेटिंग दोज क्रॉप्स, फार्मर्स कैन सस्टेन देयर लाइवलीहुड्स एंड प्रोवाइड फूड फॉर देयर कम्युनिटीज़ इवन इन चैलेंजिंग कंडीशंस। ऐसी क्रॉप्स को लगा के वो अपने कम्युनिटी को अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी क्रॉप्स लगाते हैं तो इनसे थोड़े इश्यूज भी खड़े होते हैं। क्या? जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डैश, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है, हार्म होता है बायोडाइवर्सिटी को। एक ही क्रॉप अगर हमने लगा दी चारों तरफ, दूसरी क्रॉप नहीं लगा रहे, तो वो डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। इश्यूज सच एज बायोडाइवर्सिटी, ये लॉस टर्म, ये कॉलोकेशन है, ये हमेशा एक साथ आता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, कुछ कंपनीज़ के ऊपर ही हमें डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि सब कंपनीज़ ने तो ऐसे सीड्स बनाए नहीं हैं जिनमें पानी की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी हमारी, और क्योंकि अब हम जो क्रॉप खा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। नेचुरली हर एक क्रॉप को पानी चाहिए होता है, लेकिन इसे नहीं चाहिए क्योंकि ये मॉडिफाइड है। तो इशू ये भी है कि इसका असर क्या होगा बॉडी पे, उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है अभी। इन सब डिस्पाइट दीज डैश, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद, डिस्पाइट दीज कंसर्न्स, डिस्पाइट दीज इश्यूज़, ये टर्म बनेगा यहाँ। ये कंसर्न्स डायरेक्टली गिवन है, डिस्पाइट दीज कंसर्न्स, इसके जो पोटेंशियल बेनिफिट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ कंपनी पे डिपेंड होना पड़ेगा, हेल्थ पे तो नहीं असर हो सकता, इसके फ़ायदे काफ़ी हैं लेकिन। और लास्ट में, दे कुड प्ले अ की रोल इन इंश्योरिंग ग्लोबल फूड। ये क्रॉप्स अगर हम ग्रो करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं किस चीज़ में? ग्लोबल फूड, यहाँ भी एक कॉलोकेशन ही यूज़ होती है, फूड सिक्योरिटी, इंश्योरिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ये पक्का करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन एन इंक्रीजिंगली अनप्रडिक्टेबल एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट तो चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूसली, ऐसे एनवायरनमेंट में ये एक फूड सिक्योरिटी हमें दे सकता है। मोस्ट लाइकली यही टर्म गिवन है, देखो, फूड सिक्योरिटी, ये दोनों एक साथ आते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड सिक्योरिटी, कि मतलब सब लोगों को खाना मिल जाए बेसिकली। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। देखो, इन क्वेश्चन को फ़िलहाल एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बट रियल एग्ज़ाम में मैं इनको सॉल्व नहीं करता,
एक ऑप्शन मैं मार्क करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करता हूँ. ठीक होना हुआ हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो नहीं होगा. एक बार क्विकली देख लेते हैं. The psychodynamic approach, theorists adopting the psychodynamic approach hold that inner conflict are crucial for understanding human behavior, including aggression. Sigmund Freud, for example, believed that aggressive impulses are inevitable reactions to the frustration of daily life. Children normally desire to vent aggressive impulse on other people, including their parents, because even the most attentive parent cannot gratify all the demands immediately. Yet children, also fearing their parents' punishment and loss of the parent love, come to repress most aggressive impulses. The Freudian perspective, in a sense, sees us as steam engines. By holding in rather than venting steam, we set the stage for future explosions. Pent up aggressive impulses demand outlets. They may be expressed toward parents in indirect ways, such as destroying furniture, or they may be expressed toward strangers later in life. Okay. So, इस paragraph के according, Freud believed that children experience conflict between a desire to vent aggression on their parents and a frustration that their parents do not give them everything, a fear that parents will punish them. Yes. तो उनको conflict इसी चीज़ में होता है. Experience conflict between a desire to vent aggression on their parents and a fear for loss of their parents' love. Punishment का fear होता है उनको, या पेरेंट्स उनको वापस से प्यार नहीं करेंगे, ये जो टर्म लिखी हुई है. इन दोनों के बीच में वो उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है मेन. ये मैं सीधा मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलेगा लिटरली आपको एग्ज़ाम में, इवन इफ़ यू आर टारगेटिंग 90 आउट ऑफ 90. ओके, नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक के ऊपर. देखो, प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं होती है, दे से स्टार्टिंग नहीं होने वाली, दस कंक्लूडिंग वर्ड है इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, हावेवर लिंकिंग वर्ड है इससे भी स्टार्टिंग नहीं होगी. लाइफ स्टॉक ये बचा. लाइफ स्टॉक प्ले अ क्रूशल रोल इन एग्रीकल्चर. लाइफ स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उसके बाद आई थिंक ये लाइन, दे नॉट ओनली, कैसे इंपॉर्टेंट रोल है आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. लाइफ स्टॉक का मतलब है एनिमल्स मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब तो प्रोवाइड करते ही हैं. क्रॉप प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बेटर होती है. तो ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट है. मैं हावेवर सीधा नहीं लगा सकता. पहले सपोर्टिंग स्टेटमेंट दिया, पहले एक बात बोली कि लाइफ स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे है इंपॉर्टेंट आगे बताया हुआ एग्जाम्पल देके. लेकिन कि इनसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मीट मिलता है, ये सब, और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है. लेकिन अगर हम बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं, इंटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचता है. ठीक है, हावेवर बिल्कुल फिट होगा बिकॉज पीछे पॉजिटिव बातें हैं, हावेवर के बाद नेगेटिव बातें हमने लिख दी. तो हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें सस्टेनेबल फार्मिंग अप्लाई करनी चाहिए. फार्मिंग को छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी क्योंकि उसके नुकसान है. इसीलिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है कि फार्मिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी ना करें कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाए हमें. ये पेयर्स बनेंगे. नेक्स्ट, 10 से स्टार्टिंग नहीं होगी, देयर से नहीं होगी, हावेवर से नहीं होगी. फिर सीधा सीधा एक ऑप्शन बचा. फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर ओवर अ सेंचुरी. फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं एक सेंचुरी से. देन ये पीछे वाला ही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है मेरे ख्याल से. उसके बाद देयर आएगा. देयर अबंडेंट एनर्जी कैसे रहे हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनको निकालना बहुत आसान है, इसकी वजह से ये प्रेफर्ड चॉइस रहे हैं. लेकिन इनकी कंबशन की वजह से बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं, इसीलिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए. सेम एग्जैक्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही पैटर्न है. ओके, नेक्स्ट आर फिलिप्स. द वर्ल्ड ऑफ साइंस हैज़ विटनेस्ड काउंटलेस ब्रेक थ्रूज लास्ट मंथ. साइंस में काफ़ी सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं. लास्ट मंथ अ रिसर्च टीम डेवलप्ड अ न्यू स्पीशीज़. पिछले मंथ एक रिसर्च टीम ने एक नई स्पीशीज़ डेवलप तो नहीं, नई स्पीशीज़ मिली होगी उनको सी में, डीप सी में. दे डिस्कवर्ड, ये गिवन है देखो, उनको एक नई स्पीशीज़ मिली थी.
और ये जो क्रीचर्स हैं जो कि रहते हैं डार्क डेप्थ्स में, दे वर हिडन फ्रॉम द ह्यूमन साइट अंटिल नाउ, अभी तक छुपे हुए थे इंसानों से. द साइंटिस्ट डिडंट जस्ट डैश अक्रॉस देम कैजुअली. डिड के बाद हम, रूल क्या है, डिड के बाद हम कोई भी और फॉर्म नहीं लगा सकते वर्ब की. ये जो टर्म्स इन्वेंटेड, हेल्ड, पोजेस्ड, ऑक्यूपाइड लगा हुआ है, अनअर्थ्स भी नहीं लगा सकते. V1 आ सकता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. स्टम्बल, फाइंड, एक्लामेशन. द साइंटिस्ट डिडंट जस्ट फाइंड अक्रॉस देम, स्टम्बल अक्रॉस देम कैजुअली. स्टम्बल का मतलब होता है अचानक से टकरा के जैसे गिर जाना बोलते हैं. यहाँ इस केस में मीनिंग क्या बनेगा, साइंटिस्ट को वो कैजुअली यूं ही घूमते फिरते नहीं मिल गई कि बस वो घूम रहे थे सी में और उनको अचानक से वो स्पीशीज़ मिल गई. उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया था, तब जाके उनको ये स्पीशीज़ मिली. दे डिडंट जस्ट स्टम्बल अक्रॉस दैम. बैक इन द लैब द टीम वर्कड विद बायोलॉजिस्ट. फिर डेटा उन्होंने लिया, फिर लैब में आए, लैब में बायोलॉजिस्ट के साथ वर्क किया. हु डैश एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ मरीन जेनेटिक्स. जिन्होंने क्या किया, हु बैक इन द लैब द टीम वर्कड, उन्होंने, द टीम इन्वेंटेड एक्सटेंसिव नॉलेज, नॉलेज उन्होंने इन्वेंट की नहीं. हु हेल्ड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ मरीन जेनेटिक्स. यस, हेल्ड का मतलब है पोजेस करना. यस, पोजेस्ड ही राइट वर्ड बनेगा. यहाँ पोजेस डायरेक्टली गिवन है हमें, हेल्ड नहीं आएगा यहाँ. पोजेस का मतलब है होना. उन्होंने बायोलॉजिस्ट के साथ में काम किया जिनके पास नॉलेज थी, हु पोजेस्ड नॉलेज, जिनके पास नॉलेज थी. हु हैड एक्सटेंसिव नॉलेज, हैड आ सकता था अकेला या पोजेस्ड. मरीन जेनेटिक्स की नॉलेज थी. दे कंबाइंड देयर एक्सपर्टीज एनेबलिंग दैम टू स्टडी द फिशेज यूनिक DNA स्ट्रक्चर. उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को, दे कंबाइंड देयर एक्सपर्टीज enabled दैम टू स्टडी द फिश यूनिक. उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से फिश के यूनिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया. सून आफ्टर देयर फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड. जब उनकी फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स उनके पब्लिश हुए, साइंटिफिक एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी डैश इट अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी. जब उनके रिजल्ट पब्लिश हुए, साइंटिफिक कम्युनिटी ने मान लिया दैट इट, द साइंटिफिक कम्युनिटी अज्यूम्ड इट अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी. साइंटिफिक कम्युनिटी ने मान लिया. मानना इज अज्यूम कर लेना, या फिर एक्लेम्ड, यहाँ राइट वर्ड आता, या हेल्ड. एक्लेमेशन नहीं आ पाएगा, यहाँ आएगा साइंटिफिक कम्युनिटी ने मान लिया. दे अज्यूम्ड, दे एक्सेप्टेड इट, उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया. ईडी वाली फॉर्म आनी थी यहाँ. उन्होंने इन्वेंट किया, ऑक्यूपाई किया नहीं. दे हेल्ड इट एज, दे एक्सेप्टेड इट एज अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी. नेक्स्ट, लास्ट नाइट आई वेंट टू ए ग्रैंड म्यूज़िक शो इन द सिटी. मैं सिटी एक म्यूज़िक शो में गया सिटी हॉल में. द ऑडिटोरियम वॉज फिल्ड विद एक्साइटेड ऑडियंस. सम पीपल अनफॉर्चुनेटली वर चैटिंग. कुछ लोग बातें कर रहे थे. दे वर चैटिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार बातें कर रहे थे. कॉमा, इग्नोरिंग परफॉर्मेंस जो चल रहा था स्टेज पे, उसको इग्नोर कर रहे थे. सीमिंगली अनअवेयर ऑफ द रूडनेस. तो ये काफ़ी रूड बिहेवियर था उनका, इससे वो अनअवेयर थे. डैश, आई वॉज डिटरमिन्ड नॉट टू लेट द स्पॉइल. लेकिन अब यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाला था टर्म, ये तो ऑप्शन लग ही नहीं सकते थे. दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, बट और हावेवर. हावेवर के बाद यहाँ कॉमा आता है, यही आंसर बनेगा. मीनिंग दोनों का सेम होता है, लेकिन हावेवर के बाद कॉमा आता है. कि लेकिन मैं उन्हें अपना मूड स्पॉइल नहीं करने देना चाहता था. आई क्लोज्ड माई आइज़, कॉमा, डैश टू ब्लॉक आउट द नॉइज़. मैंने अपनी आंखें बंद की ताकि मैं उनकी नॉइज़ को ब्लॉक कर दूँ. आई क्लोज्ड माई आइज़ इन ऑर्डर टू ब्लॉक, ट्राइंग टू ब्लॉक. मैंने कोशिश की नॉइज़ को ब्लॉक करने की. एंड स्टिल ट्राइड माई बेस्ट टू फोकस ऑन द सोलफुल म्यूज़िक. और मैंने पूरी कोशिश की म्यूज़िक पे फोकस करने की. टेलिंग माई सेल्फ इन द वंडरफुल मेलोडीज़ नहीं, इमर्जिंग, खुद को इन्वॉल्व किया. इन्वॉल्विंग माई सेल्फ, इमर्ज का मतलब डुबोना. मैंने उन सॉन्ग्स में खुद को डुबोया. इमर्जिंग माई सेल्फ इन द वंडरफुल मेलोडीज़. नेक्स्ट,
In the fast-paced modern lives, getting sufficient sleep is often overlooked. Yet it is, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा वाइटल है. It is, yet it dash vital. Yet it is vital. Easy नहीं लगा. Yet it is vital. लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है. हमारी लाइफ में सफिशेंट स्लीप को ओवरलुक किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. Yet it is vital. So it is really important that you get enough sleep to stay. अगर आपको डैश रहना है तो आपको प्रॉपर स्लीप मिलनी चाहिए. अगर आपको हेल्दी रहना है, स्टे रेस्टेड या रेजुविनेटेड. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इनफ स्लीप टू स्टे. लेट्स पुट रेस्टेड फॉर नाउ. अगर आगे जाके कुछ लगा तो हम चेंज कर देंगे. एडिक्वेट स्लीप से बॉडी रिपेयर होती है, रेजुविनेट होती है, कीपिंग आपका माइंड शार्प रहता है. इफ़ यू डैश इनफ स्लीप, if you get enough sleep regularly, you may feel drowsy, which dash जिससे concentration ख़राब होगा. if you get नहीं आएगा, lack आएगा. अगर आपको proper sleep नहीं मिल रही है, आप drowsy feel करोगे, नींद में feel करोगे, जिसकी वजह से which dash concentration, जिससे concentration impact होगा हमारा, और रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाएंगे. डेली टास्क करने में भी प्रॉब्लम होगी आपको. यू मे गेट इनफ स्लीप टू स्टे. ओके, लेट्स गो विद रेजुविनेटेड. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट इनफ स्लीप टू स्टे. फील रेजुविनेटेड होता है. ओके, लेट्स पुट रेजुविनेटेड. गलत हुआ, कोई इशू नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा. द यूनिवर्स इज़ अ वास्ट केमिकल कॉल्ड्रॉन ब्रूइंग एंड एलिमेंट्स. कॉल्ड्रॉन का मतलब एक बहुत बड़े वेसल से होता है. 92 एलिमेंट्स हैं यहाँ. एंड सेलेक्ट फ्यू फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग. और कुछ एलिमेंट्स ही हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में. building blocks of living organisms, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल, constitutes the majority of the life structure. पूरा लाइफ स्ट्रक्चर इन 4-5 एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है. द यूनिवर्सैलिटी ऑफ लाइफ्स एलिमेंटल इंग्रेडिएंट्स सजेस्ट दैट द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कामा डैश ऑफ इट्स केमिकल बेसिस डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, पर रिगार्डलेस ऑफ बनेगा. चाहे उसका केमिकल बेसिस कुछ भी हो, हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एलियंस को ढूंढना है. मे फाइंड सक्सेस इन द फार रीचेज ऑफ आर गैलेक्सी. फार रीचेज का मतलब है गैलेक्सी के दूर के कोने में. ओके, यहाँ मैं सीधा टिक कर रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं है. एक ऑप्शन सी. ओके, आई थिंक ये एक ऑडियो है शायद. या दैट्स highlight correct summary. One of the great contributing factors to mental illness is the idea that we should at all costs and at all times be well. We suffer far more than we should because of how long it can take many of us until we allow ourselves to fall properly and usefully ill. In a crisis, our chances of getting better rely to a significant extent on having the right relationship to our illness, an attitude which is relatively unfrightened by our distress, which isn't overly in love with the idea of seeming at all times normal, which can allow us to be deranged for a while, in order one day to reach a more authentic kind of sanity. It will help us immensely in this quest if the images of mental illness we can draw on at this time do not narrowly imply that our ailment is merely a freakish and pitiable possibility. If we can appeal to images that tease out the universal and dignified themes of our state, so that we do not, on top of everything else, have to fear and hate ourselves for being unwell. ये मैंने डायरेक्टली मार्क किया. टाइम आपके पास अगर कम होता है ब्लैंक्स में डिक्टेशन के अंदर, सीधा मार्क करो उसे.
अभी भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है, 2 In a chapter of Democracy in America entitled Why the Americans Are Often So Restless in the Midst of Their Prosperity, de Tocqueville sketched an enduring analysis of the relationship between high expectations and dissatisfaction, between political equality and envy. He wrote, "When all the prerogatives of birth and fortune have been abolished, when every profession is open to everyone, an ambitious man may think it is easy to launch himself on a great career and feel that he has been called to no common destiny. But this is a delusion which experience quickly corrects. When inequality is the general rule in society, the greatest inequalities attract no attention. But when everything is more or less level, the slightest variation is noticed. That is the reason for the strange melancholy often haunting inhabitants of democracies in the midst of abundance, and of that disgust with life sometimes gripping them even in calm and easy circumstances." नेक्स्ट। ओके, इसे ध्यान से करोगे आप सॉल्व, इसकी वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन की। साथ के साथ रीड करो एक एक वर्ड को मन मन में। Keep this podcast a secret, because new research points to a possible blind spot in airport security screening. It may be easier to sneak something dangerous past security, a box cutter for example, by also including an obvious and innocuous banned object like a water bottle into the mix as a distraction. Scientists recruited college students to find targets on a computer display. Their task, search for lines that formed a T amidst other non-T lines in 10 different experiments. Sometimes the T's were easy to find, sometimes they were more hidden. When the easy and tough ones appeared with equal frequency, the students found both on the same screen. When the easy T's appeared 2 to 3 times more frequently, the students were more likely to miss the tough ones. But when students were given extra time, lessening the pressure, they were more able to find both targets almost as quickly. The study suggests that actual professional screeners need to be just as vigilant in their attention after finding a first piece of contraband in a given bag, and keeping their stress levels as low as possible should help their performance. यहाँ एक टर्म इन्होंने बोली थी, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली सुना नहीं क्या था बिकॉज हेडफोन्स नहीं मैंने वियर किए हुए, बट मोस्ट लाइकली ये वर्ड फिट नहीं हो रहा, ये कहीं देखा हुआ वर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। ये रिस्क आप थोड़ा सोच समझ के लेना अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। Some dinosaurs were really huge, and now we may have a better way to estimate just how heavy these giants were. Researchers have developed a method to weigh dinosaurs based on laser scans of their skeletons. The study's in the journal Biology Letters. Looking at a bare human skeleton, how would you guess whether its owner was chubby or svelte? If you calculated how much space the fully fleshed body occupied, you could multiply that volume by tissue density to find the weight. Researchers laser scanned 14 modern mammal skeletons to create digital models of each body. These 3D models were unrealistically scrawny, with skin stretched tight over the bones. But their undersized volumes were consistent, measuring in as 21% less than the actual animals. Based on this information, the researchers scanned giraffe titan bones, added 21% to the digital model's volume, and then calculated the dinosaur's weight, about 51,000 pounds. The technique could become the preferred way to estimate mass based on skeletons, improving our understanding of how extinct species lived and moved, and helping paleontologists make earth-shaking discoveries. Okay, researchers, the skin dismissed tight. I think यहाँ शायद कुछ और वर्ड बोला था। हमेशा हेडफोन्स डाल के ही आप करोगे तभी ये वर्ड सुनाई देंगे। बिना हेडफोन्स के ये जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, कुछ वर्ड्स कई बार लिसनिंग में सुन नहीं पाते। पर लेट्स सी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेट मी रिफ्रेश। ओके, 84 मार्क्स इन्होंने दिए हैं। एक बार एक्यूरेसी देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वाले सारे परफेक्ट हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में आई थिंक एक वर्ड इनकरेक्ट हुआ है। हाईलाइट भी परफेक्ट है। समराइज रिटर्न है सबसे पहले, ये फुल मार्क्स हैं दोनों में। स्पेलिंग्स वगैरह सारे करेक्ट हैं। देन रीडिंग के अंदर MCQs ये सारे ड्रॉप डाउन, आई थिंक ये सारे परफेक्ट गए हैं। ये सारे ओके हैं, बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल। और ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर है, ये भी ठीक हो गया। ये मैंने ऐसे ही मार्क किया था एक ऑप्शन इसमें,
इसमें 0 मिला है। रीऑर्डर पैराग्राफ ठीक हैं, ये भी परफेक्ट है, दोनों बहुत इजी थे। ड्रॉप डाउन परफेक्ट, फुल मार्क्स। ड्रैग एंड ड्रॉप ये भी परफेक्ट है। यस, यही एक गलत हो गया, इसी में डाउट था हमें, रेस्टेड और रेजुविनेटेड में। स्टे रेस्टेड यहाँ राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट है। एंड या MCQs ये डायरेक्टली मार्क किए हैं मैंने। सी ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनसे कोई इशू नहीं है, आपके MCQs गलत हो जाएं तब भी आप लोग 90 आउट ऑफ 90 बना सकते हो। एंड लिसनिंग के अंदर हाईलाइट करेक्ट समरी, ये भी डायरेक्टली मार्क किया मैंने। 0। एग्ज़ाम में आपके पास पेन पेपर होगा, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो मैं सिर्फ सुन के डायरेक्टली मार्क कर रहा था। MCQs ये परफेक्ट हो गए। ये वर्ड मुझे एग्जैक्टली सुनाई नहीं दिया, मैंने सिर्फ इस बेसिस पे मार्क किया क्योंकि ये वर्ड बहुत वियर्ड है, कभी देखा नहीं पहले। एंड ये वाले भी करेक्ट हो गए सारे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन पे फोकस करो। रीडिंग में अगर एक आध क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो भी जाता है तब भी आपके 90 बन सकते हैं। रियल एग्ज़ाम में मैंने ऑनेस्टली MCQs जैसे मैंने अभी सॉल्व किए हैं, मोस्टली MCQs मैंने ऐसे ही सॉल्व किए थे, डायरेक्टली मार्क किया क्योंकि टाइम ही नहीं था। 23 मिनट्स मिले थे सिर्फ रियल एग्ज़ाम में, जो 7 अगस्त के बाद टाइमिंग आ रही है। तो आपको थोड़ा सा फास्ट एक्ट करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। MCQs की टेंशन छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उन पे फोकस करो सिर्फ। ओके, दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रीडिंग के रिगार्डिंग, यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।